ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? अभी देखते हैं क्या कर रहे थे। मेरे ख्याल से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे ना। आरती मैडम, आवाज आ रही है? यस, रेवेन्यू एंड कैपिटल के बारे में करना था आज। चार तो है नहीं है। ठीक है। एक बार वो आरती को भी बोल देना ज्वाइन करने के लिए। करें शुरू फिर। चलो, आज जो हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज चाहे आप इंटर में करें या फाइनल में, ये चीज दोबारा रिपीट होने वाली है। तो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और सुपर इंपॉर्टेंट मतलब, कोई भी आपसे इस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहे तो आप जो भी कुछ बताए वो, जितना बताएं उतना सटीक होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं, बट जितनी है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो बेटा, अभी हम बात कर रहे हैं कुछ कैपिटल नेचर आइटम्स की एंड रेवेन्यू नेचर आइटम की। ये सुना तो होगा आपने, कैपिटल नेचर आइटम्स। कैपिटल नेचर आइटम्स एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। तो मेरे को बताओ बेटा, क्या डिफरेंस होता है? आप बताओ। कैपिटल जो कभी कभार होता है रेवेन्यू लेकर हो सकती है। वेरी गुड। और और कैपिटल नीचे की आइटम्स होती है। वेरी गुड, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया। फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताओ। तो पहला तो एकदम सही पॉइंट आपने बताया, और एग्जाम्पल भी एकदम सही दिया। दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नेचर नॉन रिकरिंग, ठीक है। और दे आर रिकरिंग इन नेचर। यस, और बोलो बेटा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है बेटा। बिजनेस में जो भी चीजें हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब उनकी जो लाइक बोल सकते हैं बहुत ज्यादा, या ये वेरी गुड। क्या था बिजनेस की? अच्छा हाँ, जो रिकरिंग है वो डे टू डे को करती है और वो नहीं करती डे टू डे को। ठीक है। और तुम बोलो मैडम। वही अर्निंग कैपेसिटी में डालने में मदद करते हैं कैपिटल वाली और डे टू डे एक्टिविटीज। वाह, वाह। मैं ये 5 साल से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, ये फायदा होता है ना कि आज आप आए। ये जो पॉइंट इसने बताया, ये मेरे को भी आज तक नहीं पता था। तो ये फायदा होता है जब हम बच्चों से बात करते हैं, कितनी सारी नई चीजें मिलती है सीखने को। गुड। तो ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। मुझे क्यों नहीं पता था आज तक? और ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए वर्क करता है। डे टू डे वर्क। ठीक है, और बोलो बच्चों। चलो ठीक है, जो तुम्हें आ रहा था वो तुमने बता दिया। अब मेरी बारी। तो तुम ये ना सोचो कि सर को आता भी है कुछ। मेरे को आता है बेटा बहुत कुछ। सबसे पहले जो कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं ना, इनके अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं तो इनके इफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है। एंड जस्ट ऑपोजिट इसका कैसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें अमाउंट की बात करूं तो इसमें हमेशा हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होता है, और इसमें हमेशा लो अमाउंट। अब याद रखना, आप हैवी एंड लो एक दूसरे के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अर्निंग कैपेसिटी में हेल्प करता है या फिर लॉन्ग टर्म नेचर का है, एंड कैपिटलाइज होना ही, अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बात करता हूं तो उसका इफेक्ट कहां जाने वाला है? बैलेंस शीट में। वेर एज इनका इफेक्ट कहां जाएगा? ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इसको ब्रेक करते हैं। अगर मैं कैपिटल के आइटम्स की ही बात करूं बच्चों, तो कैपिटल के आइटम्स को मैं दो पार्ट्स में बांट देता हूं। पहला पार्ट कैपिटल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा पार्ट कैपिटल रिसीट्स। तो पहला आ गया हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। इसमें मेरे को सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने हैं। इसमें मुझे आपको ये नहीं समझाना कि क्या क्या होता है, क्योंकि ऊपर जो फीचर्स लिखे हैं वो सब आते हैं। तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एक्सपेंस एग्जांपल देना बच्चों मुझे।
परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिसिप्ट का बताओ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लाइबिलिटी के टर्म्स में बताओ, कैपिटल एक्सपेंस कब होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड लोन बोरिंग वट एवर, और यहां पे प्रोसीड्स ऑफ लोन। तो एक चीज पता है कि क्योंकि ये बैलेंस शीट को अफेक्ट करने वाला था, तो जो आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं वो एसेट और लाइबिलिटी होते हैं। और यहाँ पे देखो, ऊपर हमने एसेट की बात कर ली फिक्स्ड वाले, इधर हमने फिक्स्ड लाइबिलिटीज की बात कर ली या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात कर ली। क्लियर है, सिंपल था, ये बात तो आपको पहले से ही पता है। अब मैं बात करता हूं आगे इसकी। रेवेन्यू की बात करें तो हमारे पास कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल बोलो बेटा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सैलरी, P&L में जो भी कुछ डेबिट साइड आता है सब कुछ, सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, टैक्स, इंटरेस्ट, कमीशन, वट, ये सारे के सारे खर्चे। अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करूं तो ये बताओ बेटा क्या आएगा। क्या बोल रही है, रुक रुक, नहीं 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 बोल उसको दोबारा, मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवाऊंगा। बिल्कुल, वो तो उनके, हमारे तो खर्चे वाली जगह है वो, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। लेकिन बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस के लिए रेवेन्यू की, बिजनेस कहां से, एग्जैक्टली सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, ऑनलाइन अभी जो क्लास ले रहे हैं रावत जी एंड नेगी जी, आपको क्लियर है यहां तक की बातें, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर है तो अब ध्यान से समझना बेटा। एक्चुअली में ना कुछ कभी कभी ना कुछ लड़ाई हो जाती है, तो आपको ना वो लड़ाइयां सुलझानी पड़ेगी। अब ऐसी ही एक लड़ाई इन आइटम्स के बीच में हो गई, इन्होंने डिफरेंशिएट तो कर दिया, ज्यादा अमाउंट आएगा तो P&L में, सॉरी बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल नेचर का होगा, ज्यादा अमाउंट लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आइटम नेचर वाइज अलग हो लेकिन अमाउंट कुछ और लग जाए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक्सपेंस है तो वो हमेशा ही किस नेचर का होगा, क्लियर बात है, ऑलवेज इट विल बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, और हमेशा ही P&L में आएगा। क्या इस बात में कोई आपको दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होगा ना कि आइटम तो एक्सपेंस ही है, और एक्सपेंस हमेशा कहां जाना चाहिए, P&L। लेकिन ऐसा होगा कि मैं एक्सपेंस को कहां भेज दूंगा, बैलेंस शीट में। अब अगर मैंने एक्सपेंस को बैलेंस शीट में भेज दिया, क्या मैं बैलेंस शीट में एक्सपेंस को भेज सकता हूं, पहली बात नहीं। दूसरी बात, अगर मैंने भेजा है तो उसको क्या बना के भेजा होगा, एसेट। मैंने उसको एसेट बनाना, एक्सपेंस डेबिट होता है ना, डेबिट या तो एक्सपेंस हो गया या तो एसेट होगा। अब मैंने उसको एसेट बना दिया, बट क्या वो एक्चुअल में एसेट है, तो उस एसेट को क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। याद रहेगा आपको। तो एक्चुअल जो अब जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है बच्चों, वो है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या है, अगर आप वर्ड टू वर्ड इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो ये कहता है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब खर्चा है, बट ट्रीटेड एज, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एग्जाम्पल बेटा, इसका एग्जाम्पल ना प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है, कोई भी खर्चा हो सकता है जो दूसरे नेचर का हो, लेकिन 99% चांसेस हैं कि आपने एक ही खर्चा उसमें देख रखा है, एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, आपको याद रखना है बेटा, जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वही क्या बनते हैं, वही आगे जाके फिक्टिशियस एसेट बनते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने कहा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और मैं आपको इसमें एग्जांपल सैलरी का भी दिखा दूंगा। आपने कभी देखा नहीं होगा, और ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल। एडवर्टीजमेंट तो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, मान लो, क्या नाम है मैडम, प्राची, तो आपका बिजनेस करने का मन है, किस चीज का बिजनेस करोगे, अबे शर्मा क्यों रही है, जल्दी बोल। तुम बताओ मैडम, क्लोथिंग का ना, ठीक है। क्लोथिंग मतलब गारमेंट रिलेटेड आप प्रोडक्ट बना रहे हो, एकदम फिनिश गुड, जो लोग बैठे हैं, आपकी फैक्ट्री वैक्ट्री आपने, तो आप बना रहे थे, तो आपने कहा कि भाई मैं अपना नए प्रोडक्ट बना रही हूँ तो मुझे एक मॉडल की जरूरत है।
तो आपने मेरे से कहा कि सर एक मॉडल की जरूरत है। मैंने कहा सामने तो खड़ा है तुम्हारे मॉडल, ठीक है। फिर तुमने मेरी फोटो वोटो खिंचा दी। अब एडवर्टीजमेंट का मेरे को कितना पैसा दोगे? मेरे से एडवर्टीजमेंट कराओगे, कितना रुपए दोगे मेरे को? 150-300 रुपये, इससे ज्यादा तो क्या ही लोगे, मेरा बजट भी उतना। तो ऐसा हुआ कि आपने मेरे को 1000 रुपए दिए कि चलो सर है 300 रुपए क्या दे, 3000 रुपए देते। आपने 3000 रुपए दिए और मेरी जहां जगह जगह एडवर्टीजमेंट में फोटो लगे। एडवर्टीजमेंट हमेशा ही एक्सपेंस है, पी&एल में जाएगा, अभी भी पी&एल में जाएगा। लेकिन जब लोगों ने वो वाली फोटो देखी तो लोगों ने सेल कम कर दी मेरी वाली फोटो देख के, कहा ये कहाँ से गंदा से, सब ऐसे भद्दे से लगेंगे क्या इस कपड़ों पे। तो लोगों ने सेल कदम कम कर दी। तो आपको लगा कि यार ये तो गलत बंदा ले लिया, और सेल के बिना बिजनेस चलेगा नहीं। तो आपने फिर एक बंदे को कॉल किया, आपने कहा हेलो सलमान खान बोल रहे हो? उसने कहा हाँ। कहा कि मेरे कपड़ों के लिए एडवर्टीजमेंट कर लोगे? उसने कहा कर लूंगा, लेकिन लूंगा थोड़े से ज्यादा पैसे। अब क्या वो 3000 रुपए में मानेगा? एटलीस्ट 3 करोड़ तो लेगा आपसे। तो जब वो 3 करोड़ लेगा, अभी भी आप क्या करवा रहे हो? करवा तो एडवर्टीजमेंट रहे हो। प्रॉपर्टी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट आपकी सेल्स बहुत बढ़ा देगी, लेकिन मैंने जो एडवर्टीजमेंट की थी शायद वो आप 6 महीने लगा के रखते हो, उसके 8 महीने या 1 साल लगा के रखोगे। बट एडवर्टीजमेंट नाम के हिसाब से तो एक खर्चा ही है, पर जो आपने पैसा दिया क्या वो उतना ही था? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी है कि हैवी अमाउंट कहाँ होता है? कैपिटल नेचर में। लेकिन यहाँ एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट के साथ क्या हो गया? हैवी अमाउंट। दोनों चीजों के फीचर आ गए ना, कैपिटल के भी और रेवेन्यू के भी। तो अब इसके लिए मैं नॉर्मली टेक्निकली मुझे कहां ले जाना चाहिए इसको बच्चों? पी&एल में ले जाना चाहिए। लेकिन अब देखो कि अगर मैं इसे पी&एल में ले गया तो क्या दिक्कत होगी? क्योंकि प्राची ने नया बिजनेस शुरू किया है। नया बिजनेस शुरू किया है तो मान लेते हैं प्राची के क्रेडिट साइड पे 1 CR इकट्ठा हो रहा है, प्राची के डेबिट साइड पे 50 लाख रुपीज इकट्ठे हो रहे हैं। तो 50 लाख का इसको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रही थी, ठीक है। देखो बच्चों, कोई भी बिजनेस हमेशा अपने आप को प्रॉफिट में दिखाता है। वो दिखाता है कि प्रॉफिट कम हो, टैक्स कम देना पड़े, लेकिन जिसको भी शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स चाहिए वो क्या प्रॉफिट कम दिखाएगा कि ज्यादा? ऑलवेज ज्यादा दिखाएगा। पर अगर ये सलमान खान के पास चली जाती है तो सिनेरियो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ तो 1 CR का ही है रेवेन्यू, लेकिन एक्सपेंसेस नॉर्मली 50 लाख के थे, सलमान खान को कितने देने हैं? 3 CR। अगर टेक्निकली देखो तो 2.5 CR का तो मेरे को लॉस हो गया, हुआ क्या नहीं? तो बस इसी से बचाने के लिए जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसने हमें कह दिया कि कोई भी एक्सपेंस अगर बड़े अमाउंट से हो चुका है तो आप उसको पी&एल में ले जाने की जगह कहां ले जाओ? लो बेटा, बैलेंस शीट में मैं ले गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और मैंने कहा कि मैं इनको 5 सालों में राइट ऑफ करूंगा। तो 5 इयर्स में राइट ऑफ करूंगा तो कितना था मेरा? 3 लाख। पहले साल में कितना राइट ऑफ करूंगा? सॉरी 3 CR था, तो 0.6 CR या 60 लाख। अब देखो इसी, यही जो हमारी खर्चे वाली वो बनी थी, इसमें हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना आ जाएगा? 60 लाख का एक और आ जाएगा। तो जो 2.5 करोड़ का आपका लॉस था वो लॉस कहां तक? सिर्फ ओनली 10 लाख का लॉस हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहूं तो इसे मैं 8 सालों में कर सकता हूँ, 6 सालों में कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। तो मैं ऐसा सिनेरियो बना सकता हूँ जिसमें इतने खर्चे करने के बाद भी मैं क्या करूंगा? पॉजिटिवली दिख जाऊं। रीजन समझ आ गया? ठीक है, क्यों करते हैं पता चल गया ना। अब सवाल ये था मेरा कि क्या सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ ऐसा हो सकता है? ऐसा तो सैलरी के साथ भी हो सकता है। मान लो कि मैं एम्प्लॉय हूँ प्राची का, वो प्राची बहुत नेक दिल इंसान है। तो प्राची ने कहा कि, मैंने कहा कि मैडम थोड़े से पैसे दे दो, एक शादी करनी थी, एक और शादी करनी थी, थोड़े से पैसे दे दो। तो प्राची ने कहा सर कितने? मैंने कहा मैम 2 करोड़ दे दो। प्राची ने कहा इतने थोड़ी, इतने तो आपकी साल भर की भी सैलरी नहीं बनेगी। मैंने कहा मैम दे दो, मैं जैसे तैसे तुम्हें दे दूंगा। इसने दे दिए मेरे को 2 करोड़ रुपए, लेकिन दिए सैलरी के नाम के ही अंडर। तो प्रैक्टिकली आपको देखने को ऐसा मिलेगा ही नहीं। लोग सैलरी मुश्किल से देते हैं, एडवांस तो कैसे ही देंगे, है ना। सो देते नहीं है अलग बात है, प्रैक्टिकल नहीं है अलग बात है, बट मेरा क्वेश्चन ये है क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। तो हर एक चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है। अभी आपने पढ़ा है कि बेटा, एक आपने पढ़ा है रेंट रेट एंड टैक्सेस, पढ़ा है ना? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस क्या होते हैं? रेंट रेट एंड टैक्सेस जो भी हम अपने प्रॉपर्टी पे म्यूनिसिपैलिटी को देते हैं, जो हमारी म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे दिल्ली में 2 हैं, एमसीडी है और एनडीएमसी है सेंट्रल लेवल पे। आपके वहां शायद एनडीएमसी होगा ना, या एमसीडी है? ठीक है। तो ये इनको हम रेवेन्यू देते हैं, मतलब रेवेन्यू बोले तो रेंट रेट एंड टैक्सेस। ये आज तक आपने बहुत बार पी&एल में देखा हुआ है। बट सोचो बच्चों, मैं 5-6 बारी से नहीं दे रहा था और मुझ पर बहुत ज्यादा पेनल्टी इंपोज करके उसे हैवी अमाउंट बना दिया। अगर हैवी अमाउंट, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, बन सकता है हैवी अमाउंट पेनल्टी के साथ। अगर बनता है तो क्या मैं इसका
बना सकता हूँ फिक्टिशियस एसेट? तो मेरी मर्जी है, मेरे को बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आप बना सकते हो। मैं बनाता नहीं हूं वो अलग बात है, लेकिन बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी खर्चा अगर हद से ज्यादा हो जाता है तो क्योंकि वो खर्चा है वो रेवेन्यू नेचर का है, बट हैवी अमाउंट होने की वजह से उसमें कैपिटल नेचर की टेंडेंसी भी आ जाती है। तो हम उसको क्या मान लेते हैं? उसको हम मान लेते हैं कि उसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और बैलेंस शीट में ले जाने के लिए उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के बैलेंस शीट में डालते हैं तो वो बन जाता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट बच्चों, कैपिटल एक्सपेंसेस को आप ऐसे भी समझिए कि कैपिटल एक्सपेंस जो होता है ना वो फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करवाता है। ठीक है, याद रखना है आपको कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे बच्चों, या तो वो फिक्स्ड एसेट को क्रिएट कराएंगे, परचेज कराएंगे, या फिर वो फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट बढ़ा देंगे। अब आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, आपसे पूछता हूं कि बताइए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो एग्जांपल नंबर 1 बेटा, मैंने मशीनरी परचेज करी, क्या है? कैपिटल रेवेन्यू। क्लियर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने सेकंड एग्जांपल आपसे पूछा, मैंने रिपेयर्स करवाई है मशीन पे। ध्यान से बेटा, अब मैंने आपसे पूछा मैंने इंस्टॉल करवाई है मशीनरी। बट बेटा इंस्टॉलेशन और रिपेयर में कोई फर्क थोड़ी है। नहीं बेटा, रिपेयर रेवेन्यू होता है। अब नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, वो ये है, एनी एक्सपेंस ऑन एसेट बिफोर इट्स यूज, बिफोर इट्स यूज टू बी कैपिटलाइज्ड। समझे आप बात? कि कोई भी खर्चा अगर आप उसको यूज करने से पहले कर रहे हो तो आप कैपिटलाइज करोगे। मैंने बच्चों एसी लिया, मेरे को एसी दुकान में पड़ा 30,000 रुपए का, फिर घर लाते लाते 500 रुपए और दिए, 500 रुपए उसको चढ़ाने के दिए, 500 रुपए उसके इंस्टॉलेशन के दिए, टोटल कॉस्ट हो गई 31,500 रुपीज। तो मैं अपनी बुक्स में क्या लिखूंगा? 31,500 ना। क्लियर है? अब बच्चों जो इंस्टॉलेशन होता है वो भी सॉर्ट ऑफ रिपेयर वर्क्स है, लेकिन वो यूज होने से पहले है। अब अगर मैं अगली बार सर्विस करवाता हूँ 500 रुपए की, तो मैं उसे कैपिटलाइज करूंगा या रेवेन्यू करूंगा? क्लियर है आपको बात? आपको ना ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसीलिए आज तक आपने बहुत बार डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में देखा होगा, मशीनरी परचेज करी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो भी है सब एड डाउन करते रहते थे हम। तो रिपेयर नॉर्मली क्या रहता है बच्चों? रिपेयर रहता है कि आपका कहा जाएगा रिपेयर रेवेन्यू में। लेकिन अगर आप मशीन को यूज करने से पहले, हो सकता है कुछ खराब हुई, यूज से पहले अगर रिपेयर भी कर रहे हैं वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। 4, ठीक है, मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, क्या करेंगे? जो भी खर्चे हो रहे हैं सब कैपिटलाइज हो जाएंगे। 5, बच्चों मैं व्हाइट वॉश कर रहा हूं बिल्डिंग में, पक्का? पक्का? आरती, अंशिका, अगर मैं व्हाइट वॉश कर रहा हूं बिल्डिंग में तो वो कैपिटलाइज ट्रीटमेंट लेंगे या रेवेन्यू? क्यों? वाई रेवेन्यू? है, ये तो कोई बात नहीं, ऐसे तो हम बिल्डिंग भी तो खुद बना सकते हैं, बस गंदी बनेगी। ठीक है बेटा, व्हाइट वॉश रेवेन्यू आएगा, यूज करने से पहले कैपिटल। ये तो नॉर्मल कह रहा हूं। देखो आपको याद रखना है कि कोई भी खर्चा, देखो इसीलिए ना मैंने आपको पिछले पेज पे ये लिखवाया था कि या तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो फिक्स्ड एसेट को क्रिएट करेगा या बड़ा कर देगा, या उसके यूज को बड़ा कर देगा। अब अगर मैं व्हाइट वॉश करवा रहा हूं तो क्या एसेट क्रिएट हो रहा है? क्या एसेट इंक्रीज हो रहा है? या एसेट का यूज इंक्रीज हो रहा है? नहीं। व्हाइट वॉश करा दो, दीवार तो उतनी बड़ी रहती है ना, दीवार तोड़ के सामने वाला रूम अंदर ले लूं तो उसके खर्चे कैपिटलाइज होंगे। क्लियर हुई बात? तो आपने पढ़ लिया कि सर रिपेयर्स टू द मशीन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, बट मैं कहता हूं 6th में स्पेशल रिपेयर्स
will increase production capacity by 30%. क्या बोला? अंशिका, कैपिटल रेवेन्यू नहीं बेटा, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट लिखवा रखे हैं कि आप देखो कि एसेट क्रिएट कर रहे हो या फिर एसेट का यूज बढ़ रहा है। बेनिफिट मतलब हो गया यूज। अब बच्चों अगर 30% से और ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो यूज तो बढ़ गया ना उसका। ठीक है, जैसे आप सफेदी की बात करी थी, सफेदी में यूज थोड़ी बढ़ जाता है। दीवार में पहले भी आप कीले ठोक के फोटो ही लगा देते, आज भी वही करोगे। तो स्पेशल रिपेयर करके अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। 7th, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। वैसे तो कंस्ट्रक्शन वर्ड ही आ गया, उसी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए था। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड मतलब क्या होता है? शेड मतलब होता है बच्चों बिल्डिंग का आगे का हिस्सा आप बढ़ा रहे हो और आपको लगेगा सर आगे का हिस्सा बढ़ा दिया, यूज क्या है, कल को वहां पार्किंग लगेगी। तो आज तक बिल्डिंग थी, कल को बिल्डिंग प्लस पार्किंग भी आ गई तो एसेट बढ़ गया हमारा। क्लियर है आपको ये एग्जांपल्स? ठीक है, अब जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो वहां पे आपको और भी मिलेंगे ऐसे ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो मेन मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज होती है, क्या ट्रीटमेंट होती है, वो मैंने सब करवा दिया। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स पढ़ना। अगर आपको नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट है या ना भी आए तो आप ऑडियो में मेरे से पूछ लेना जो भी डाउट्स हो। ये इसके एकदम पॉइंट टू पॉइंट दे रखे हैं, आप इनको देख लेना। अभी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, खुद देख लेना। तो ये लो बच्चों, ये पूछ रहा है आपसे कि कैपिटल होगा या रेवेन्यू होगा। कहता है कैरेज ऑफ 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड। नॉर्मली अगर कुछ ना बोलता, सिर्फ कैरेज होते तो आपको पता है P&L में जाता, लेकिन ये मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे आप दे रहे हैं तो रेवेन्यू नहीं चलता, सॉरी कैपिटल नहीं चलता। अब ये देखो बच्चों क्लियरली क्या कह रहा है। कहता है हैवी एडवर्टीजमेंट ऑफ ₹20,000 स्पेंड फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब बच्चों इसको देखोगे, ये कहता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ कंपनीज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एज पर AS 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो फिलहाल आप ये पॉइंट को नहीं करेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप पढ़ोगे तो वहां उसने बोला है कि अगर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे आप वो कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, तो चाहे जितना भी खर्चा हो उसे आप हमेशा ही रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। तो अभी आपने एएस करना नहीं है तो ये पता नहीं क्यों आपको एएस वाली बात दी है। तो इस पॉइंट को फिलहाल आप छोड़ेंगे, जहां जहां एएस मिलेगा वहां छोड़ेंगे, अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है बस। नेक्स्ट कहता है 200 पेड फॉर सर्विंग कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। रिपेयर है सिंपली। अगला कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट कंस्ट्रक्शन है, जहां पे भी कंस्ट्रक्शन है वो सब कैपिटल हो जाएगा। तो ये बेटा आप एग्जांपल्स देखना, जहां पे आपको लगे नहीं ये तो कुछ अलग हो रहा है तो वो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म। अब रिसिप्ट्स आ गई, रिसिप्ट्स को भी आप देख लेना। अब आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन, ये सब फर्जी बातें, फर्जी बातें। आपको पता है अगर आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद सिर्फ 5 क्लास में अगले 2 हफ्ते में पूरा सिलेबस अकाउंट्स खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। फिर मैं आपको पहले, अच्छा अंशिका और इनसे बाद में बात करूंगा लॉ की क्लास के लिए। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखी होगी, पढ़ी भी होगी, बट एक आध चीजें हैं जो ना मेरे को लगता है कि आड़ी टेढ़ी है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत सिंपल है और तुम लोग तो मैथ्स वाले भी हो। अंशिका और आरती आपके पास मैथ्स ठीक है 12th में? तुम्हारे पास थी, तुम कौन हो नाम भी बताओ ना, मेरे को यहाँ से कुछ पता नहीं चलता। हाँ इसलिए तो मैं कह रहा था एक बार आओ ताकि शक्ल तो पता चले, आवाज तो पता चले। ठीक है, अंशिका के पास थी, आरती के पास नहीं थी? चलो ठीक है, अभी वो क्लास में है या नहीं है? अच्छा ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि भैया आप कभी भी दो
ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। क्या कहता है कि एसेट्स इक्वल्स टू प्लस कैपिटल, यही कहता है, यही कहता है ना? मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, कैपिटल की जगह इक्विटी वर्ड का यूज करा है। और एक और चीज, ये आपको ज्यादा ही चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहा है। चैंपियन बनाने का काम मेरा है, इंस्टीट्यूट का नहीं है। ये आपको इक्विटी वर्ड लिख रहा है बच्चों। इक्विटी वर्ड का मतलब क्या होता है मान्या? बस, बस तो बेटा वो तो कैपिटल भी तो वही होता है। नहीं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो ओनर्स फंड होते हैं जिसमें ओनर का क्या क्या लगा है। अब बच्चों आज तक आपने प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया, लेकिन आज के बाद याद रखना प्रेफरेंस शेयर आउटसाइडर्स होते हैं। ठीक है, अब आप और डिटेल में चीजें जब पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर क्या है? ये एक तरीके से डेट ही तो है कि एक टाइम पे देना है और फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्या वो ओनर होते हैं? क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? तो फिर ओनर ही नहीं है तो उनका जो भी है। सो ईएससी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनता है, दिस इज इक्वल्स टू लायबिलिटी कैपिटल। फिर एसेट्स को हम और ज्यादा ब्रेक कर लेते हैं। अब जैसे बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि एंट्री नंबर 1, कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो मुझे, सिंपल बोलना, मेरे को आती हुई, मेरे को आती नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है बच्चों, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। ठीक है, इससे भी पहले बच्चों जो एंट्री आती है ना, वो होती है हमारे पास बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश ऑफ ₹5 लाख। मान लेते हैं ऐसी कुछ भी फिगर डाल देते हैं, ₹2 लाख। और बोलो कैश सेल्स 2 लाख, और मशीनरी परचेस्ड, वेजेस पेड। नहीं ऐसे थोड़ी, मेरे को मुश्किल भी तो बनाना है, मैं तो डायरेक्टली लिखा ही जा रहा हूँ। वेजेस 10,000, कॉमा 6,000 पेड। बाकी कहाँ गई? आउटस्टैंडिंग बन गई, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग हो गई। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं बच्चों एग्जांपल, जो हम मशीनरी खरीद के लाए थे, मशीनरी सोल्ड फॉर अ लॉस ऑफ 50,000। ठीक है, आई थिंक इतना काफी है। इससे ज्यादा जो भी बनेगा वो हम बाद में देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस हमने शुरू किया कैश में, तो कैश और कैपिटल में आ जाएगा ये। तो पहला एसेट मेरे पास आ गया कैश, दूसरा आ गया कैपिटल। मैं वन बाय वन सबका टोटल नहीं करूंगा, वो आप एक ही बारी में कर लेना। कैश कितना आ जाएगा बच्चों इसमें? 5 लाख। कैपिटल हो गए दोनों इक्विट। अगला बोलो, कहता है परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट परचेज है तो एक तरफ आपका एक लाइबिलिटी आएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर और स्टॉक। वेरी ठीक है, कितने खरीदे हमने? 2 लाख एंड 2 लाख, हो गया इक्विट। थर्ड कहता है कैश सेल करिए आपने 2 लाख रुपए की, तो कैश सेल करिए तो कैश बढ़ जाएगा 2 लाख से एंड स्टॉक खत्म हो जाएगा 2 लाख से। ठीक है, अगला बोलो। 3 लाख की मशीनरी खरीदी है, तो प्लस करते हैं, एक और नया एसेट आ गया। हाँ, आइदर आप कैश को माइनस कर देंगे या फिर आप कैपिटल सॉरी क्रेडिटर्स और क्रिएट कर देंगे। तो 3 लाख से कुछ नहीं बोला तो मैं कैश मान लेता हूँ। अगला चलते हैं बच्चों, अगला बताओ मुझे, ये ट्रीटमेंट मुझे नहीं आता। 6,000 कैश से माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग सैलरी करके एक और लाइबिलिटी बन जाएगी 4,000 से। एंड कैपिटल में से भी, कैपिटल में से कितना कम होगा बच्चों?
हो गई ना इक्विट। अब ये पूछोगे सर ये क्या किया? बेटा वेजेस क्या होती है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस कोई भी इनकम आएगी कैपिटल में ऐड करोगे, कोई भी एक्सपेंस आएगा कैपिटल में माइनस करो। ठीक है। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे को दूसरा तरीका बताओ इसे इक्वेट करने का। इक्वेट का वहां 6 माइनस हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, इक्वेट तो हो ही नहीं। ठीक है। तो जो भी होता है वो कैपिटल में हम, जो भी एग्जैक्ट मेरा इनकम एक्सपेंस है जो P&L में जाना होता है उसे हम ट्रीट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने 10,000 माइनस कर दिया, तो -6 यहाँ हुआ, -6। आगे कहता है बच्चों मशीनरी सोल्ड फॉर अ लॉस ऑफ 50,000। अगेन लॉस है, कहां जाएगा? लॉस कैपिटल में जाएगा। सो मेरे पास मशीनरी चली गई, मशीनरी थी कितने की? 3 लाख की थी, मैंने पूरी 3 लाख की मशीनरी दे दी, लेकिन मेरे पास आ गया कितना? 2.5 लाख रिसीव कर लिए, एंड रिमेनिंग 50,000 मेरा लॉस हो गया। लॉस है तो नेगेटिव, क्लियर है ना? -50, -50 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने पास इसके क्वेश्चन कर लेंगे। काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। देखो बच्चों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको पहले ही पता होगी, मैं तो कोई नई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको नहीं पता होगी कॉन्सेप्चुअली, तो मेरा काम बस वही है उस पर फोकस करना। अगर मैं बच्चों आपको अकाउंटिंग की बात कहूं कि जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, अकाउंटिंग तो तब से हो रही है, जब मैं ही पैदा नहीं होता अकाउंटिंग तब से हो रही है। लेकिन अकाउंटिंग ना पढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक जो मॉडल होता है वो यूएस बेस्ड अकाउंटिंग होती है, और दूसरा जो मॉडल होता है वो यूनाइटेड किंगडम यूके बेस्ड अकाउंटिंग होती है। तो अब आप कहोगे कि सर अकाउंटिंग यूएस वालों ने करी, यूके वालों ने करी, ये एशिया वाले और इंडिया वाले क्या कर रहे थे? एशिया वाले और इंडिया वाले बहुत खराब थे अकाउंटिंग के नाम पे। दे जस्ट यूज टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी आइटम एंड इतने बल्क में डाटा क्रिएट कर देते थे, वेयर ये लोग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते थे और कुछ नहीं था। यूएस ने अपनी अकाउंटिंग करी, यूके ने थोड़ा सा चेंज किया और कहा कि हमने तो नई अकाउंटिंग इजाद कर दी। ऐसे ही बच्चों जब आप सीएमए इंटर में आओगे ना, आप एक बंदे का एक फॉर्मूला है, बस वही बता रहा हूँ कि कैसे लोग किसी का आइडिया लेके थोड़ा सा हेर फेर करके अपना बना देते हैं। एक बंदे का फॉर्मूला है जो कि वेजेस से रिलेटेड कहता है, अगर हमें किसी को बोनस देना है ना तो उसको हम बोलते हैं हाल से प्लान। हाल से कोई बंदा था, इसने का बोनस देना है ना तो जितनी उसकी सैलरी है वो तो आप दोगे दोगे, मतलब कितने नंबर ऑफ आवर्स उसने काम किया जो रेट है। फिर कहता है जो भी उसकी वेजेस बन रही है उसका हाफ दे दो। सो ये हुआ बेसिक सैलरी प्लस हाफ ऑफ जितना काम किया, मतलब जो भी वेजेस है उसका हाफ दे दो। ठीक है। और नॉट वेजेस, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। टाइम सेव का एस मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, आपको कितना टाइम दिया माइनस कितना आपने एक्चुअल टाइम लिया, तो स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम सेविंग का भी आपको बोनस दे देता है क्योंकि आपने जल्दी काम किया, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है। एस माइनस एच इसको बोलते हैं टाइम सेविंग। तो हालसे का प्लान ना एक और व्यक्ति था, उसका नाम था वियर। इसने कहा नहीं नहीं हालसे का प्लान तो गलत है, मैं इस प्लान को चेंज कर देता हूं। तो उसने क्या चेंज करा, और चेंज करके नया प्लान निकाल दिया। ये ठीक है, ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला अभी तक तो सेम ही है, इतना सा डिफरेंस है 1/2 1/3। और इसने कहा मैंने नया फॉर्मूला निकाला है। सेम यूएस की अकाउंटिंग होती थी, लेकिन यूके वालों ने कहा कि अरे हम कुछ अलग करेंगे। तो जब यूएस अकाउंटिंग हुई बच्चों, ये अकाउंटिंग आपने अच्छे से पढ़ी है, बस ये नहीं पता था आपको आज तक कि वो यूएस की है। कि इसने कहा अकाउंटिंग करने से पहले आप खुद से ये पूछिए कि आप टाइप्स ऑफ अकाउंट समझते हैं क्या। तो इसने कहा अगर आपको अकाउंटिंग समझनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ अकाउंट समझिए। आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अगर समझ जाते हैं ना तो उन्हीं की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं मेरे पास, क्या क्या? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो बेटा इसके ना एंड में जो क्रक्स मेरे को मिलेगा, इन लोगों ने यूके वालों ने सीधा वो क्रक्स उठा लिया और कहा ये तो हमारी अकाउंटिंग है। तो रियल अकाउंट में हम किस चीज को लेते हैं बेटा, बताओ? ऑफ कोर्स एसेट्स। नहीं, लेकिन मैं कैरेक्टर वाइज पूछ रहा था आपसे, एसेट तो पूरा एग्जांपल ही दे दिया। रियल में क्या चीजें जाती हैं? तो यहां मैं लिख रहा हूं, पहला मैंने लिखा है बच्चों वर्ड थिंग्स, दूसरा लिखा है उसके साथ एग्जिस्टेंस। अब आपको याद रखना है, आप बोल सकते हो कि सर थिंग फिजिकल होनी चाहिए या नहीं? फिजिकल मतलब टेंजिबल या फिर
तो दोनों ही हो सकती है। तो जैसे आपको पता है ऑल फिक्स्ड एसेट्स, सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो या तो टेंजिबल होंगे या फिर इनटेंजिबल। और मैंने जो चीज आपको लिखवाई है बच्चों, दो चीजें मैंने लिखवाई है, पहली वो कोई चीज होनी चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल वाली को तो आप सीधा चीज बोल सकते हो, लेकिन एग्जिस्टेंस होनी भी जरूरी है। बट एग्जिस्टेंस कैसे बच्चों? एग्जिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि एग्जिस्टेंस अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं लोगे फिर तो बड़ा विवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि चीज होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर फीलिंग्स है, बट क्या पैसे हैं उसके बदले? नहीं। गुडविल है, बेचो बदले पैसे हैं। ट्रेडमार्क है, बेचो बदले में पैसे हैं। ठीक है। सो आपको याद रखना है कि चीजें होनी चाहिए, वेदर दे आर फिजिकल और इंटेंजिबल, बट उनका एग्जिस्टेंस भी होना जरूरी है, और एग्जिस्टेंस के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ मनी वो एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो जब भी आपको बताया जा रहा है कि बेटा इन टर्म्स ऑफ मनी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, इसका मतलब उसको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जिसको भी खरीदा और बेचा जा सकता है वो हमारा एसेट ही होता है। बाकी ऐसे तो है नहीं, पर्सनल में आदमी आता है, आदमी को थोड़ी खरीदते बेचते हैं, या खर्चों को थोड़ी खरीदते बेचते हैं, उनको तो पे किया जाता है। तो जनरल रूल बना ही क्या इसके लिए हमारे पास? ये तो चीज आ गई ना हमारे पास, तो जनरल रूल क्या बना बच्चों इसके लिए? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मतलब जो खरीद रहे हैं वो डेबिट करो, जो बेच रहे हैं वो क्रेडिट करो। नॉमिनल से पहले मैं बच्चों पर्सनल की बात करता हूं। तो पर्सनल में कहता है, पर्सनल में ये तो क्लियर है अपने को कि कोई पर्सन आएगा। अब पर्सन भी दो नेचर के होते हैं, पहला नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन की बात करता हूं तो कौन आ जाता है बच्चों? राम, श्याम, मैं, आप सब नेचुरल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल के एग्जांपल दो। वेरी गुड। तो एसबीआई, ठीक है, कौन सा बाबा जहां से क्लास ले रहे हो आप, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपका खुद का स्कूल, ये सारे के सारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन ये है, इनका मतलब कि इनको कुछ दिया जाएगा या इनसे कुछ लिया जाएगा, इसका मतलब आप इनके साथ क्या कर सकते हैं? आप इनके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेन देन आप इन लोगों के साथ कर सकते हैं। तो लेन देन होगा, या तो आप लोगे या तो आप दोगे। ठीक है। तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, इनके लिए ट्रांजैक्शन होता है, एसेट्स के लिए ट्रांजैक्शन होता है या खर्चों के लिए ट्रांजैक्शन होता है। ओके, ठीक है। अब बच्चों इनके लिए जनरल रूल क्या था डेबिट में? डेबिट द रिसीवर, यही था ना, क्रेडिट द गिवर। अब नेक्स्ट आता है बच्चों नॉमिनल। नॉमिनल मतलब सिर्फ और सिर्फ नाम का आइटम, जो ना ही तो चीज है जिसको देख सकते हैं या होती है या छू सकते हैं, ऐसी कोई वो चीज नहीं है, ना ही वो कोई पर्सन है। याद रखना है, ना ही चीज है ना ही पर्सन है। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि सर वो इंटेंजिबल है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी भी है, बट याद रखना वो एग्जैक्ट कोई चीज नहीं है, वो एक क्रिया है। क्रिया मतलब डूइंग समथिंग। लाइक इफ यू आर पेइंग सैलरी, दैट मीन्स यू आर पेइंग योर एम्प्लॉयज अगेंस्ट देयर सर्विसेज दे प्रोवाइडिंग टू यू। ठीक है, वो कोई चीज नहीं है, वो एक स्टेटमेंट बता रहा है कि आपने किसी चीज के बदले क्रिया करके दी है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि आप टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स क्या है बेटा? टैक्स नॉमिनल है। टैक्स का मतलब आप गवर्नमेंट को, चाहे आप उसे जोर जबरदस्ती का कहो या फिर ड्यूटी का कहो, आपने गवर्नमेंट को कुछ पैसा दिया। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट क्या है? मैंने किसी की सर्विस ली, उसके बदले में उसको पैसा दे रहा हूं। तो कोई चीज नहीं है, वो एक सिचुएशन है। तो नॉमिनल मतलब जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं? नेम सेक के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, इसमें हमेशा नॉमिनल अकाउंट्स में ना हमेशा ही कुछ ना कुछ जो हमारा मेन वर्ड होता है, उससे पहले या उसके बाद में कुछ ना कुछ लगाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जो वर्ड से पहले लगाते हैं उन वर्ड्स क्या बोलते हैं? यस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूं ना, सैलरी होता ही नहीं है, सैलरी पेड होता है या सैलरी पेबल होता है ना। कोई भी इनकम ले लो, या तो रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल होता है। तो सिर्फ वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता, उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ लगता है। तो आपको समझ जाना है कि ये है। अब अगर मैं इसके आइटम्स की बात करूं तो कहता है कि जितने भी लॉसेज हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारी इनकम्स हैं और जितने भी हमारे गेन्स हैं, वो सारे के सारे इसमें। चलो बेटा, अब यहां बात हो ही रही है तो मेरे को जल्दी से बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन?
बताओ। गेन ऑपरेटिंग उधर से और प्रॉफिट तो वो बिजनेस एक्टिविटी है वो तो गेन क्या होता है? नॉन ट्रेडिंग। हमेशा होता है अच्छा कभी कभार अच्छा। या किसी और चीज से बिजनेस के अलग ठीक है, ऑपरेशन गुड। आप बताओ मैडम। जो नॉन नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है उससे जो गेन होता जो नॉन ऑपरेटिंग है एक्टिविटी। एक्टिविटीज अच्छा ठीक है, आप बताओ। मुझे के भी नहीं पता, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, अंशिका आप बताना बेटा, आपके हिसाब से क्या गेन और प्रॉफिट में कोई डिफरेंस है? ठीक है, आरती आप बताओ। आरती। नहीं लगता है। ओके, तो अंशिका भी वही कह रही है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है वो होता है, जो नॉन ऑपरेटिंग जो वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझो बेटा, जहां तुमने मेहनत करी है वहां गेन होगा, जहां तुमने मेहनत करी है वहां प्रॉफिट हो सकता है, मेहनत नहीं करी है तो भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, सोचो, मैं इस बोतल को बेचने निकलता हूं, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है? ज्यादा पे बेचूंगा, बोल सकता हूँ प्रॉफिट, आम दुनिया बोलती है, लेकिन मैं उसे गेन बोलूंगा। रोड पे 10 रुपए गिरे थे, मुझे मिल गए, मेरे घर में मेहमान आए थे, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, ये सब मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, दिस इज नॉट माई गेन, बदले में मैंने मेहनत नहीं करी है। सो दैट इज द डिफरेंस। नॉर्मली आप दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस इज कि गेन में आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट में बिना किसी एफर्ट्स के भी काम आपका बन जाता है, एंड एफर्ट्स के साथ हो रहा है तो भी आप उसे प्रॉफिट बोल सकते हो। ठीक है, सो ये माइनर सा डिफरेंस था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कहता है बच्चों, डेबिट क्या? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेस को कर दिया, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये हो गई बच्चों बात खत्म। अब आते हैं हम यूएस वाली अकाउंटिंग पे। अब देखो बच्चों, कैसे वो पागल बनाए यूएस वालों ने। यूएस वालों ने कहा कि यार ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ये सब क्यों ही पढ़ना है, कि क्या अकाउंट का टाइप होता है। अकाउंट का कोई भी टाइप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट का नेचर देखो, और नेचर या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो बेसिक नेचर जो होता है उसी नेचर पे हम इंक्रीज करते हैं, ऑपोजिट नेचर पे हम डिक्रीज करते हैं। तो डेबिट की बात करें तो बच्चों, डेबिट में क्या क्या आ जाता है? सारे के सारे एसेट्स, सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं बात करूं क्रेडिट की, तो लाइबिलिटी एंड कैपिटल एंड इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब बच्चों कभी ना कुछ ऐसी चीज आ जाए जिसमें आपको समझ ही ना आए कि डेबिट नेचर होगा या क्रेडिट नेचर होगा, तो ना याद रखना, कैश और बैंक तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, कैश हमारा रियल एसेट है, बैंक हमारा रियल एसेट है। ओके गुड, ठीक है, थैंक यू, मेरे को नहीं पता था। अब बच्चों ध्यान से सोचो, इन एसेट्स को ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये आएगा तो कैश। क्लियर है? एक्सपेंस होगा तो पैसा बाहर जाएगा, लॉस होगा तो एक्स्ट्रा पैसा बाहर जाएगा, या जो पैसा आ रहा था वो नहीं आएगा। तो घूम फिर के अगर डेबिट साइड सिर्फ कैश और बैंक को छोड़ दो, इनके अलावा बाकी कोई भी चीज होगा, डेबिट का मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसों का जाना ही होता है। सिमिलरली क्रेडिट का मतलब क्या है? पैसों का आना। चाहे आप लोन लेके पैसों को लाए, फर्क नहीं पड़ता, आप इनकम करो, फर्क नहीं पड़ता, पर कैश आपका इनकमिंग होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये लिखते हैं ना हम डीआर। डीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? नहीं पता? आर आर की क्या है? अंशिका आप बताना बेटा। सोचा? सोचा आज तक कभी? बेटा
डीआर की डेबिट थोड़ी हो सकती है, आर का भी तो कुछ होगा। या तो आप डॉक्टर बोल दो, मैं लड़ू ही ना आपसे। तो इट इज डेबिट रिसीवेबल्स एंड क्रेडिट रिसीवेबल्स, आर मींस रिसीवेबल्स। ठीक है, देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होती, बट पता होनी चाहिए। और बाकियों को नहीं पता और आपको पता है, दैट मीन्स आप उनसे ऊपर हो, और यही काम हमें आगे के लिए भी करना है। ठीक है, आरती क्लास ले रही हो ना तुम? म्यूट करके बैठी हुई है लड़की, लेकिन बोलेगी नहीं कुछ। अब ये, अच्छा अच्छा, तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? चलो ठीक है। अच्छा बेटा, आगे वही पूछा था कि जर्नल एंट्री डालनी है, जर्नल एंट्री बनानी है। तो जर्नल एंट्री तो आप बना ही लेते होंगे। और ये लो, जर्नल लेजर आ भी गया। जर्नल लेजर को मैं ऐसे ही हवा हवा में अभी करवा देता हूँ, फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन या रेक्टिफिकेशन होगा। अच्छा बच्चों, जर्नल एंट्रीज में अभी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ, और देखो शायद आपको ऐसा लगेगा सर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सही में मेरे को जर्नल एंट्रीज नहीं आती। तो आप सही सही करवाना, वरना कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा और मैं गलत गलत ही करवा दूंगा आपको। ओके, उसके बाद कैश बुक करवाना होगा। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ओके ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी हो ही जाएगा। ओके, यहाँ से है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। चलो बच्चों, अब कुछ एग्जांपल आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बतानी है। सबसे पहला, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, जर्नल एंट्री। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब देखो बच्चा, ये मत सोचना कि मैं क्या करवा रहा हूँ, आड़ी टेढ़ी करवानी पड़ेगी ना, नया कॉन्सेप्ट समझाने हैं तो। डॉगी परचेज, बोलो बेटा, कुत्ता खरीदा है आपने? डॉगी कोई अकाउंट नहीं होता। अंशिका बोलो। वेरी गुड, एकदम सही बताया अंशिका ने। अच्छा, जैसे आप ड्राइंग्स कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ मैंने फॉर बिजनेस नहीं लिखा था। अगर आपने पर्सनली खरीदा था, अपने लिए घर के लिए खरीदा है, तो फिर ऑफकोर्स ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। लेकिन अगर आपने बिजनेस के लिए खरीदा है, तो बिजनेस के लिए कोई भी जानवर आप खरीदते हैं तो वो लाइफ स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक मतलब तो समझते हैं, जीता जाता स्टॉक हो तो लाइफ स्टॉक। ठीक है, ओके। लाइफ स्टॉक से ना, पता नहीं यार, मेरे को ना बड़ा वो हो रहा है। मुझे जोक याद आ गया कि मेरे को, हम बचपन में लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें अपना एसेट मानते हैं, एसेट मानते हैं, पर्सनल लेवल का एसेट मानते हैं कि ये बीइंग अ पर्सन हमारा एसेट है। लेकिन जब मैंने एक बार मम्मी से कहा कि मम्मी एक डॉगी खरीद लेते हैं, तो मम्मी ने कहा तुम तो पहले ही तीन हो। तो तब से अपने को भी ऐसा लगा कि लाइफ स्टॉक वाली ट्रीटमेंट हमें भी घर में मिल रही है। ऑलमोस्ट सबको अपने घर में वही कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। लाइफ स्टॉक टू, वही कैश या क्रेडिट वॉट एवर। ठीक है, थर्ड एंट्री करते हैं बच्चों। सेल्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन। सेल्स की जर्नल एंट्री बोलो। आपने थर्ड पर्सन के लिए सेल करी है, अब जर्नल एंट्री बोलो। थर्ड पर्सन डेबिट टू सेल, क्या थर्ड पर्सन रिसीवर है यहाँ? क्या वो डेटर है? अच्छा खुद ही देखो बच्चों, अब यहाँ फंस गए ना अब, इसलिए मैंने कहा था आड़ी टेढ़ी लूंगा, सीधी वाली तो मेरे को पता है तुम सभी कर लोगे। खुद सोचो बच्चों, अगर मैं थर्ड पार्टी के लिए बेच रहा हूं तो क्या वो मेरी सेल हो सकती है? यस और नो? वो मेरी सेल्स ही नहीं होगी, ये तो बस घुमाने के लिए था। तो ये एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी, जिसको मैं क्रेडिटर बनाऊंगा और भविष्य में उसको पे कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है। टेक्स्ट छोड़ते हैं। सैलरी फॉर द मंथ 30,000, बट पेड 35,000।
बोलो बेटा। Your parents have said it to me. Salary. वेरी गुड, बिल्कुल सही। सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, प्रीपेड सैलरी, क्योंकि ये भी एसेट बन गया। तो कैश, कैश हमारी जेब से कितना गया? 35। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये चारों एंट्री समझ ली, और वैसे भी 99% जो जर्नल एंट्रीज होती है वो सिंपल ही होती है, एक आध थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी होगी, बस अच्छी बात क्या है कि हर एक एंट्री में दो चीजों को आपको ढूंढना है। फिर अगला रूल आता है डेबिट क्रेडिट का। कुछ तो आइटम से खुद ही पता चल जाते हैं कि इनका नेचर ये है, तो मुश्किल से बहुत रेयर ऐसे चांसेस हैं। और वैसे भी आपको जर्नल एंट्री लिखने को तो बोलेगा ही नहीं क्वेश्चन में, सब ऑब्जेक्टिव है। बस ये पूछ लेगा ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बस इतना सही है। और वो भी बहुत मुश्किल है। आपसे जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो या तो टाइप ऑफ अकाउंट पूछेगा या फिर अमाउंट पूछेगा, क्योंकि उसे 4 ऑप्शन भी देने हैं। अगर सिर्फ डेबिट क्रेडिट पूछता रहेगा तो ऑप्शन ही 2 बचे, मल्टीपल चॉइस थोड़ी हो गया, वो तो ट्रू एंड फॉल्स टाइप हो जाएगा उसमें। ठीक है बच्चों, चलो ये बात यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है। आज की क्लास में फिलहाल अकाउंट्स में हम इतना ही रखते हैं। तो हमने जर्नल एंट्री तक क्लियर कर लिया है अपना। अच्छा, एक टॉपिक शायद और रह गया था इधर। हाँ, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए था। तो ट्रायल बैलेंस के लिए बस यही है कि रैंडमली मैं आपको कुछ अकाउंट्स दे दूं, आपको बस उसे डेबिट एंड क्रेडिट में डालना होता है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग टैक्स या आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा लाइबिलिटी होता है, सही बात है। ओके, चलिए। अब सवाल यह है कि वो लाइबिलिटी बन कैसे जाता है। आपको ये पता था कि हम उसको लाइबिलिटी की ट्रीटमेंट देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बट लाइबिलिटी किस टर्म्स में बोला जाता है कि कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे लाइबिलिटी माना जा रहा है ना। आप याद रखना बच्चों आपको कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, सारे के सारे एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर डेट के होते हैं, या सारी की सारी इनकम्स जो होती है ना उनकी अपनी एक ड्यू डेट होती है। तो अगर ड्यू डेट पे हो जाए तो इनकम एंड एक्सपेंस है, लेकिन आफ्टर या बिफोर ड्यू डेट हो जाए ना तो वो करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो अगर आपने एक्सपेंस को बिफोर ड्यू डेट दे दिया बच्चों, तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रीपेड एसेट, या सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस, विच इज ट्रीटेड एज करंट एसेट। वेयर एज अगर आप आफ्टर दे रहे हैं तो फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाता है, विच इज ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। इनकम की बात करें अगर समय से पहले ही मिल जाती है तो उसे हम, नहीं बेटा, अक्रूड उल्टा होता है, इट्स एडवांस, एडवांस इनकम। दिस इज करंट लायबिलिटी। एंड जस्ट ऑपोजिट, अगर आफ्टर, आफ्टर क्या मतलब उस पीरियड के लिए जब तक रिसीव नहीं हुई है। आफ्टर लिखने की जगह मैं यहां लिखता हूं नॉट ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट तक नहीं मिला है तो। बच्चों अगर ड्यू डेट तक ही आपको नहीं मिली है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आप इसको अक्रूड बोल देंगे, अक्रूड इनकम। इनकम अर्न तो कर चुके हैं, हम कमा चुके हैं, लेकिन अभी रिसीव नहीं करी है, और इसको मैं डाल दूंगा। अब सवाल यह है कि इनको मैंने करंट लायबिलिटी क्यों बोला है और इनको मैंने करंट एसेट क्यों बोला है। तो इसके लिए बच्चों, हाँ, एक बेसिक टॉपिक है जो मैंने आपको बुक में पेज पलटाते पलटाते मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वो होते बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मेरे हिसाब से तो कोई और टर्म नहीं रह गया जो तुम नहीं समझते हो। जो समझाना था वो था फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। आप बुक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्टिल एक आधा आइटम आपको मिलेगा तो वो आप मेरे से पूछना। खैर, उसमें बच्चों आपको ना एक डेफिनेशन दे रखी है कि लाइबिलिटी भी कुछ होता है और एसेट भी कुछ होता है। अब ये तो जो भी होते हैं अलग बात है, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछे कि लायबिलिटी आपके लिए क्या है, तो लायबिलिटी का मतलब बच्चों टेक्निकली होता है आपकी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जहां पे आपको क्या करना है, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन थिंग, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपको किसी को मनी की पेमेंट करनी ही करनी है, तो ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी लायबिलिटी है। और आपको उस टाइम पे जब आप करेंगे तब बदले में कुछ मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ले आप फायदा पहले ही, बेनिफिट आप ले चुके होंगे। तो ऑब्लिगेशन, और आसानी से आसान शब्दों में बोलूं तो बच्चों दिस इज सिर दर्द। ठीक है, सिर दर्द है।
आज नहीं तो कल ये सिरदर्द आपको कम करना पड़ेगा। सिरदर्द खत्म करना है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों आपने ना रेंट में कोई जगह ले रखी है, तो रेंट आपको एक पर्टिकुलर डे पे देना है। अगर आप उस दिन तक रेंट नहीं दोगे ना, तो अगले दिन से लैंडलॉर्ड कॉल करके बोलेगा चलो भाई रेंट दो वरना निकाल दूंगा, ये करूंगा। तो सरदर्दी दे रहा है ना आपको। सरदर्दी से निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो होता यह है बच्चों कि अगर आपने ड्यू डेट तक भी एक्सपेंस नहीं दिया, तो अगले दिन से ना उसके पास राइट टू रिकवर या राइट टू रिसीव हो जाता है। तो जब वो अपने राइट को परफॉर्म, याद करना कि एसेट कुछ नहीं है बेटा, ये जैसे ये ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस थे, फिर राइट टू एंजॉय द परफॉर्मेंस देता है। या फिर राइट ना बोल के मैं बोलता हूं कि ये क्या होते हैं, दीज आर फ्यूचर एडवांटेजेस, जो आपको चाहे तो परफॉर्मेंस रिसीव करने का वो देती है या पैसे रिसीव करने का देती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो अगर मैंने समय तक पेमेंट नहीं करी तो मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि किसी भी हाल में उसको पे करना पड़ेगा, एंड उसके पास राइट है मेरे से पैसे मांगने का, तो वो परेशान करेगा। सो आप जब ये लायबिलिटी बनती है ना बच्चों, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, याद रखना ये पर्सनल नेचर के बन जाते हैं। अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो बैलेंस शीट में बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स आते हैं? नहीं आते। एक आध आ गया तो वो फिक्टिशियस एसेट वाली बात हो गई है। तो नॉमिनल अकाउंट आते नहीं है, ये आपको पता है। तो बैलेंस शीट में आते क्या है? आइदर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, और दोनों ही साइड पर्सनल और रियल दोनों ही आते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़े से। पर्सनल बोलो बच्चों, कैपिटल, बैंक लोन। रियल बोलो, हाँ क्रेडिटर्स पे आ गए। रियल, अच्छा आई एम सॉरी बेटा, यहाँ कोई रियल नहीं होता, यहाँ सिर्फ पर्सनल होता है। एसेट साइड पे दोनों होते हैं। पर्सनल में जैसे मेरे पास बैंक आ गया, मेरे पास डेटर्स आ गया, उसके बाद फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा। ठीक है। ये देख लिया, नॉमिनल अकाउंट तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में जा रहा है, तो वो या तो रियल बन चुका होगा या तो पर्सनल बन चुका होगा। तो क्या बनता है वो? याद रखना आपको, जब भी ये एक्सपेंसेस करंट एसेट या लायबिलिटी बनते हैं, तो ये कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को नॉमिनल अकाउंट से पर्सनल अकाउंट। ठीक है। आपको याद रखना है कि जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम या फिर अक्रूड इनकम, ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं? दे बिकम पर्सनल नेचर। अब सवाल ये सर हम कैसे मान ले पर्सनल बनते हैं? क्योंकि चीज तो वो बन ही नहीं सकते। बच्चों सैलरी तब तक है जब मेरे को सब में बांटनी है। आप सब बच्चों को मेरे को सैलरी देनी है तो मैं कहूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पर मैं एक को सैलरी देना भूल गया, वो नहीं आया था या मैं नहीं दे पाया, तो अब मुझे सिर्फ उसको सैलरी देनी है, तो अब मैं उसे पर्सनली डील करूंगा। तो जब मैं लिखूंगा ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसके आगे लिखा भी जाएगा ऑफ प्राची। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्राची, तो यहाँ पे प्राची आ गई, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो जो भी चीजें बच्चों ये होती है ना, एक्सपेंस या इनकम जो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी बनते हैं, वो सब खुद को पर्सनल अकाउंट में चेंज कर लेते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। ठीक है, आज की कक्षा फिर यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही है। एक बार अच्छा मुझे बताओ, क्या नाम था, आरती और अंशिका, हाउ वाज योर लॉ क्लास? हाँ हाँ आपने नहीं ली थी, राइट। एंड दूसरा को अंशिका आपने, कैसी रही? ठीक है। तो ऐसी एक क्वेश्चन है यहाँ, ये बच्चे कह रहे थे कि लॉ आप ही पढ़ाओ, मतलब मुझसे कह रहे थे। तो मैंने कहा मैं एक बार सबसे पूछ लूंगा कि मैम, नहीं मैम का अगर अच्छा है तो मैम से पढ़ना है ना। चलो ठीक।